सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, जहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो आपने ये तो देख लिया कि आखिर हेलो एल्केन्स में हमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, बट क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो इसका कुछ तो रीजन होगा कि कुछ वहां पे कमी रही होगी जो अब मेरे को हेलो एरीन्स में यहां पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि SNAR रिएक्शन पढ़नी पड़ रही है। तो मैं आपको उसके कुछ रीजंस अगर बताऊं तो सबसे पहला तो रीजन यही है कि देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में पहले समझते हैं इसको। देखो पहला तो यहां पे एक सबसे बड़ा फैक्टर है रेजोनेंस। कैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कोई लिविंग ग्रुप है तो क्या करेगा कि उसके जो लोन पेयर्स होंगे वो रिंग के साथ रेजोनेंस में बिजी हो जाएंगे, और वो रेजोनेंस में बिजी हो गए तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया उसकी वजह से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है वो टफ हो जाएगी, या फिर ये बॉन्ड अब ब्रेक नहीं होना चाहेगा, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स SNAR वो या फिर टुवर्ड्स SN वो रिड्यूस हो जाएगी। एक तो रीजन रेजोनेंस हो गया कि अब वो बॉन्ड ही नहीं टूट रहा तो मैं कैसे किसी का अटैक करके रिप्लेस करा सकता हूं। एक रीजन यहां पे और है, वो रीजन क्या है कि आपके पास हेलो एल्केन्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं, जैसे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और वही अगर मैं बात करता हूं हेलो एरीन्स के अंदर तो ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी वजह से क्या होगा, देखो sp2 मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ गई, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो आपको नहीं लगता कि यहां पे ये रेजोनेंस में भी बिजी था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई है इसकी, तो अब यहां पे जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जैसे ऊपर आ गया था पार्शियल डबल बॉन्ड। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो घट गई। तो जब इसकी बॉन्ड लेंथ घट गई ना, अब क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी अगेन कम हो जाएगी टुवर्ड्स SN रिएक्शन, इसकी रिएक्टिविटी घट गई। और एक यहां पे रीजन आप देखो बहुत ही बढ़िया कि आपके पास अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, मतलब कोई एराइल कोई एराइल लिविंग ग्रुप है ना, कोई एराइल हेलोजन है, तो उसके केस में क्या होगा, जब आप इसको रिमूव कराओगे तो यहां पे sp2 के ऊपर एक आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब आपका कार्बोकैटायन sp2 पे आ रहा है, और sp2 पे मतलब ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है फिनाइल कैटायन, और ये फिनाइल कैटायन मतलब आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो ये अनस्टेबल होता है, और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से भी इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन कम हो जाती है। अच्छा, ये पॉइंट्स हो गए। फिर एक मैं आपको एडिशनल पॉइंट यहां पे और बता देता हूं कि क्योंकि यहां पे मेरे पास एक बड़ी रिंग है, ये बड़ी रिंग क्या करती है ना, ये ऑर्डर करती है यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसको रिपल्शन होगी बिकॉज ऑफ दिस रिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो अब मेरा हेलो एरीन के अंदर डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होने दे रहे। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, अब मुझे करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन यानी कि SNAR। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया कि हमें इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अलग क्यों पढ़ना है। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है। देखो अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से, तो देखो मेरे पास होगा एक स्टार्टिंग मटेरियल जहां पे मैं यहां पे फ्लोरीन लेके चल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पे NaOH डाला। तो NaOH अब आप पढ़ के आ चुके हो, ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब हमारी रिएक्टिविटी तो यहां पे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल कम होने वाली है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, ये डायरेक्ट फॉलो नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को किसी तरीके से इसको रिप्लेस करना है, और ये रिप्लेस होता भी है। आपको जो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा वो ये मिलेगा, मतलब यहां पे फ्लोरीन OH से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको देख के लगेगा, आपके माइंड में बात आएगी कि हो सकता है इस नेगेटिव ने यहां अटैक किया हो और ये लिविंग ग्रुप बाहर चला गया, OH लग गया।
इतना सिंपल होता तो मेरे को क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना आपको समझने आने की जरूरत पड़ती। तो मेरे को इसके लिए आपको एक मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो समझना। मैं क्या कर रहा हूं कि इस फ्लोरीन को डायरेक्टली ना निकाल के मैं पहले OH माइनस का अटैक कराऊंगा। ये OH माइनस यहां पे अटैक करेगा, ये रहा OH माइनस, इसने अटैक किया। तो इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो लूज हो जाएगी और ये डबल बॉन्ड यहां पे नेगेटिव चार्ज बना देगा। मतलब अब आपके पास ये एज इट इज, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे OH और यहां पे आ गया नेगेटिव। ये जो नेगेटिव आया ना, इसको ध्यान से फॉलो करना क्योंकि यहीं से इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड होने वाली है। अब ये नेगेटिव करेगा डीलोकलाइज और ये नेगेटिव आ जाएगा इस पोजीशन पे। मतलब ये एज इट इज, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे OH, यहां पे नेगेटिव। अब ये फर्दर यहां डीलोकलाइज करेगा, डबल बॉन्ड का नेगेटिव इधर आ जाएगा। मतलब मेरे पास अब क्या बन गया, ये इधर, यहां नेगेटिव, यहां फ्लोरीन और यहां पे OH। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव यहां डीलोकलाइज करेगा और इस फ्लोरीन को लीविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। अब आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, मुझे पता है, बट उन सबको मैं क्लियर करूंगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो ध्यान से सुनना। देखो, पहली चीज तो कि सर हमने यहां पे रिंग को उसकी एरोमेटिसिटी लूज करवा दी। ये डबल बॉन्ड जब टूट गया, अब बेंजीन रिंग एरोमेटिक नहीं है। कोई अपनी एरोमेटिसिटी कैसे लूज कर सकता है, बट उसने करी। तो ये चीज मेरे को करने के लिए बहुत एनर्जी लगने वाली है और यहां पे मेरे को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन लेके चलनी होती है, ये याद रखना। दूसरा, क्योंकि यहां पे एरोमेटिसिटी लूज हो रही है फर्स्ट स्टेप में, तो ये जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और यहीं से अब पता चलेगा कि ये नेगेटिव जो कि ऑर्थो और पैरा पे ही आता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये मेरी SNAR की रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स जो आपको पता चले वो ये पता चले कि हम डायरेक्ट अटैक करा के यहां पे लिविंग ग्रुप को बाहर नहीं निकाल रहे, हम चालाकी से निकाल रहे हैं। हमने रिंग की एरोमेटिसिटी लूज कराई, फिर लास्ट स्टेप में हमने एरोमेटिसिटी उसकी रीगेन करा दी, तो रिंग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमें टेंशन हुई, थोड़ी मेहनत लगी, तो हमने वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिख दिया है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। अब आपके मन में यह भी आया होगा कि फ्लोरीन तो बैड लिविंग ग्रुप है, तो वो कैसे बाहर चला जाएगा, वो तो जाना ही नहीं चाहेगा। तो यहां पे आप ध्यान रखना, अब इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हम यहां पे बात करेंगे बॉन्ड पोलैरिटी के बेस पे, ना कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बेस पे। अभी मैं आपको लिखवाता हूं यहां पे कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। देखो क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। पहला तो यही लिख सकता हूं मैं कि देखो, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करने वाला है। मतलब जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतनी बेटर यहां पे रिएक्टिविटी होगी। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, हम अब SNAR की रिएक्टिविटी डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हो गई। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हेल्प से आती है। तो इसीलिए अगर मैं NO2 को एट ऑर्थो और पैरा लगा दूं तो वो इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा SNAR की रिएक्टिविटी के। ठीक है, और एडिशनल पॉइंट्स क्या है कि अब जो मेरी रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। सबसे ज्यादा नेगेटिव बॉन्ड कहां आएगा, फ्लोरीन के केस, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए यहां पे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। अभी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में समझ के आए कि भाई आयोडीन ही बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अब सडनली SNAR में फ्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन के केस में अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, इसीलिए इसकी बॉन्ड पोलैरिटी हाईएस्ट होगी और ये SNAR सबसे अच्छा दिखाएगा। अब इसको समझाता हूं मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे, ध्यान से समझना। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये फ्लोरीन के साथ साथ ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ले लूं, तो अगर मैं NaOH डालूंगा ये मेरी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। मतलब पहले अगर मेरे पास हाई टेम्परेचर लग रहा था, अब मेरा काम थोड़े कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे, मतलब लो लिखना यहां पे ठीक नहीं है, मतलब मैं बोल सकता हूं थोड़े से कम टेम्परेचर पे भी मेरा काम हो जाएगा और
ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब मैं इनकी एरोमेटिसिटी लूज करवाऊंगा तो इधर आप देखोगे कि जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव यहाँ NO2 की पोजीशन पे आ रहा है, और NO2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये SnAr की रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और वही अगर आपने 2 NO2 लगा दिए तो ये काम और बढ़िया तरीके से होने लगेगा। मतलब ये रहा फ्लोरीन, ये रहा NO2, यहाँ पे भी NO2, सेम कंडीशंस ले रहा हूँ। अब काम और कम टेम्परेचर पे हो जाएगा और इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी हाईली स्टेबल होगा। फाइनली मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये NO2 यहीं लगे रह गए और यहाँ पे मेरा फ्लोरीन की जगह OH लग गया। तो ये तरीका है SnAr की रिएक्टिविटी डिटरमाइन करने का। अब मैं आपको बताता हूं NCERT में भी जो चीज मेंशन है वो है डाउस प्रोसेस। क्या होता है डाउस प्रोसेस? कि आपके पास एक स्टार्टिंग में क्लोरोबेंजीन है, उसमें आपने क्या डाला? NaOH डाला, और आपने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया विद NOH। ये है आपका डाउस प्रोसेस। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको बॉक्स बना देंगे बिकॉज ये यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बट ठीक है, फिलहाल हम SnAr की रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उससे ही ज़्यादा डील कराऊंगा। यहाँ पे इसमें मैं ज़्यादा ध्यान अभी नहीं दूंगा। चलो, तो ये हमने देख ली रिएक्टिविटी। अब अगर मैं आपको बताऊं एक अच्छी बात यहाँ पे, तो इधर जो टेम्परेचर हम लेते हैं ना, ध्यान रखना कि वो टेम्परेचर होता है 623 केल्विन के अराउंड और 300 ATM यहाँ पे प्रेशर होगा। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो देखो इसकी रिएक्टिविटी को हम बेटर कैसे कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया? मैंने क्लोरोबेंजीन के साथ यहां पे एक NO2 जोड़ दिया, तो अब जो मेरे को टेम्परेचर लगेगा वो अराउंड 443 केल्विन लगेगा। मतलब टेम्परेचर कम हो गया। ये अब फाइनली NO2 यहीं पे रहा और ये आ गया OH। फर्दर अगर मैं क्या करूं, मैं एक और NO2 अगर यहां पे जोड़ देता हूं, मतलब ये रहा ऑर्थो पे, ये रहा पैरा पे और ये रहा Cl, इसमें मैंने डाला NaOH और ये 443 केल्विन पे अब नहीं होगा। अब ये और कम टेम्परेचर पे अराउंड मैं बोल सकता हूं 370 केल्विन पे अब ये काम हो रहा है। और फाइनली जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? OH से। ये आ गया NO2 और ये आ गया NO2। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ NO2 बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और अब एक कंडीशन फाइनली यहां पे ऐसी आएगी कि अगर मैंने ट्राई नाइट्रो ले लिया, मतलब यहां भी NO2, यहां भी NO2 और यहां भी NO2, तो इस केस में आप देखोगे अगर मैंने NaOH डाला तो मेरा काम रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली यहां पे OH एज इट इज क्या हुआ? Cl से रिप्लेस हो गया। तो आप जैसे जैसे NO2 बढ़ाओगे या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा? उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर उसका और कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहां 3 NO2 के साथ साथ आपके पास काम रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। तो ये थी SnAr की रिएक्टिविटी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको आइडिया मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि ये रहा फ्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन और मैं पैरा पे जोड़ रहा हूं NO2। तो अगर मैंने इसमें NaOH डाला तो देखो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि फ्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप है तो वो बाहर निकल जाएगा। बेटर लिविंग ग्रुप कैसे है? मैंने आपको बताया यहां पे बॉन्ड पोलैरिटी के बेस पे। तो ये बॉन्ड एज इट इज, ये रहा Br, फ्लोरीन रिप्लेस हो गया OH से और NO2 वहीं का वहीं। अब आपका जो डाउट आएगा ना मैं वो क्लियर करता हूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे Br, यहां पे फ्लोरीन और इधर NO2 लिया। इसमें मैं डाल रहा हूं NaOH, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हैं। तो अब आपका मन कहेगा कि क्योंकि फ्लोरीन बेटर है तो उसको बाहर निकाल दो। अरे भाई, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अगर NO2 दिखा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन बेटर
पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको बाहर निकाल दोगे, नहीं, NO2 के पैरा पोजीशन पे Br है, इसीलिए वो बाहर निकलेगा, फ्लोरीन नहीं निकलेगा। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा वो ये आ गया OH, यहां पे फ्लोरीन एज इट इज, और ये आ गया NO2। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें SNAR की रिएक्टिविटी को कैसे डील करना है। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसमें हम बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मतलब व्हाट इफ आपको, पहले मेंशन कर लेते हैं हमें पढ़ना क्या है, ये है बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या होता है बेंजाइन, अभी आपको 10 मिनट में समझ आ ही जाएगा, बट पहले मैं बताता हूं कि ये डिफरेंट कैसे है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उससे। तो डिफरेंट कुछ इस तरीके से है, देखो आपके पास दिया हुआ है एक स्टार्टिंग मटेरियल ये Cl, और अब आपके पास NaOH ना देके NaNH2 दिया हुआ है। अब याद करो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर नाइट्रोजन नेगेटिव कंटेनिंग है जैसे कि RNH- या NH2- या फिर R2N-, तो यहां पे अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ना करके वो एक बेस की तरह एक्ट करने लगेगा, इसीलिए अब ये Cl वाली पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा, ये यहां से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसकी वजह से यहां पे अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये एज अ बेस काम कर रहा है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखना कैसे बन के आएगा। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे नेगेटिव आ चुका है, यहां Cl आ चुका है। अब ये नेगेटिव करेगा डीलोकलाइज और Cl को धक्के मार के निकालेगा बाहर, जिसकी वजह से आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको मैं क्या कहता हूं, इसी को हम कहते हैं बेंजाइन। जब आपको एक ही कार्बन पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ दिख जाए, उसको हम बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ दिख गया, इसको हम बेंजाइन कहते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब देखना यहां पे मैं मार्क कर देता हूं अलग कलर से कि ये जो कार्बन है जहां से जा रहा है वो पोजीशन स्टार से मैंने मार्क कर दी, और जिस पोजीशन से ये जा रहा होता है ना, उस पोजीशन को हम कहते हैं इप्सो, और दूसरी पोजीशन को हम कहते हैं साइन। तो यहां पे अगर ये स्टार वाली पोजीशन पे ही आके कुछ लग गया तो इसको हम इप्सो कहेंगे, वरना हम साइन कहेंगे इस पोजीशन पे। या फिर आपको मैं इसको रिस्पेक्ट में बताता हूं जब मैं फर्दर इसमें अटैक कराऊंगा। पहले काम करते हैं, मैकेनिज्म कंटिन्यू करते हैं। देखो अब आपके पास मीडियम के अंदर क्या है, NH3 है, NH2 ने एक H एक्सट्रैक्ट किया तो NH3 बन गया, ये आ गया इसके पास लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा नाइट्रोजन का, ये जाके अटैक कर सकता है यहां पे, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, ये जाके अटैक कर दे इस पोजीशन पे, या फिर ये जाके अटैक कर दे इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन से हमारा लीविंग ग्रुप गया। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज थी, तो मैं काम करता हूं दोनों से चेक करते हैं। देखो एक को मार्क कर लेता हूं पाथ 1 और एक को पाथ 2। तो अगर मैं यहां पे पाथ 1 से जा रहा हूं तो देखो क्या हुआ होगा कि ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहां पे NH3 उसका लोन पेयर गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये लग गया, और ये नेगेटिव डीलोकलाइज करके इधर माइनस बना लिया होगा। अब ये माइनस क्या करेगा, H को एक्सट्रैक्ट करके, ये माइनस H को एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, NH3 को NH2 में चेंज कर देगा। तो फाइनली आपके पास हुआ क्या, जो Cl था वो रिप्लेस हो गया NH2 से। अब ध्यान देना कि जिस पोजीशन से हमने Cl निकाला उसी पोजीशन पे NH2 जोड़ दिया, तो इसको हम कहते हैं इप्सो। इसको याद कैसे करोगे, उस पे ही अटैक किया जहां से लिविंग ग्रुप बाहर गया, इसीलिए इप्सो। तो जो साउंड आपको सिमिलर लग रही है उसी से याद करना है। अच्छा अब देख लेते हैं इसका दूसरा केस। दूसरा केस क्या था, यह है पाथ 1 फॉलो किया है, यहां पे मैं पाथ 2 फॉलो कर रहा हूं। पाथ 2 का मतलब अब जो NH3 है वो कहां अटैक करने वाला है, उसके साथ वाली पोजीशन पे, तो नेगेटिव यहां आ जाएगा। अब मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है मार्क कर लिया हमने। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, ये यहां से H को एक्सट्रैक्ट करेगा और इसको फाइनली न्यूट्रल बना देगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा वो ये मिलेगा कि अब एडजेसेंट पोजीशन पे मेरे पास NH2 आके जुड़ा। मतलब जो मेरा स्टार है
जो इप्सो पोजीशन थी अब वो चेंज हो गई, तो अगर उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे आके वो लग जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं साइन। तो अगर आपका उसी पोजीशन पे लगे जहां से लीविंग ग्रुप गया, उसको हम कहते हैं इप्सो। अगर उसके एडजेसेंट वाली पे लगे तो उसको हम कहते हैं साइन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे करनी है। अब इसी की रिएक्टिविटी या एक काम करते हैं, इसके बेटर क्वेश्चंस के फॉर्म में ही देखते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये रहा Cl और इसके पैरा पोजीशन पे मैं CH3 जोड़ रहा हूं। तो अब होगा क्या, देखो दो पॉसिबिलिटी है दोबारा। क्या कि पहले केस में अगर मैंने यहां पे NaNH2 लिया तो अगेन यहां से ये H को एक्सट्रैक्ट करेगा और इस पे नेगेटिव बनाएगा। पहला स्टेप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये रहा Cl, यहां पे नेगेटिव, यहां पे CH3। तो अब ये नेगेटिव डीलोकलाइज करके इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाहर निकाल दिया इसने। तो CH3 एज इट इज और यहां पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, तो ये वाला पोजीशन जो है हमारी वो साइन पोजीशन है। अब आप ध्यान देना कि यहां पे मेरे पास क्या है, NH2 का अटैक कराना है, NH3 का। तो NH3 अगर अटैक कर रहा है इस पोजीशन पे तो वो नेगेटिव डीलोकलाइज करके यहां आ जाएगा। इसका मतलब मैं पहले केस में अटैक करा रहा हूं क्या, इप्सो अटैक, मतलब उसी कार्बन पे जहां से मेरा लीविंग ग्रुप गया। तो ये आ गया NH3 पे प्लस, यहां पे नेगेटिव और यहां पे CH3। अब आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं आपको बना के दिखा दूं कि इसका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है। देखो दूसरा पॉसिबिलिटी यहां पे क्या थी कि ये जो NH3 था ये इस पोजीशन पे अटैक ना करके अब ये इस पोजीशन पे अटैक कर दे। देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं कि इस NH3 को मैं दूसरी साइड अटैक कराता हूं। अब ये रहा मेरे पास NH3, तो मैं इसका अटैक करा रहा हूं कहां, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे। मतलब अब NH3 प्लस इधर आ रहा है तो नेगेटिव इधर जाएगा और CH3 इधर जाएगा। अब आपका काम है बस कंपेयर करना, एक तो इसको और एक इसको। ध्यान से देखना क्योंकि यहीं से आपको समझ में आने वाला है कि हमें कैसे डील करना है इन्हें। देखो एक केस में आपके पास ये नेगेटिव पैरा के रिस्पेक्ट में है और CH3 क्या करता है, CH3 तो प्लस H प्लस I इफेक्ट लगाता है। बट ध्यान रखना जनरली हम जब SNAR की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना होता है, इंडक्टिव। तो ये प्लस I लगाएगा, यहां पे भी CH3 प्लस I लगाएगा। अब भाई CH3 हम सब जानते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू कि ये तो नेगेटिव को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा और जो इंडक्टिव है वो डिस्टेंस इफेक्ट होता है, मतलब जितना पास में होगा उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहां पे आप देखो कि ये CH3 इस नेगेटिव के पास है और ये वाला नेगेटिव इस CH3 से दूर हो गया। तो क्योंकि इसका डिस्टेंस दूर हो गया ना, तो इसीलिए ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट आएगा। अब मेजर प्रोडक्ट में हमें करना क्या है वो आप जान ही चुके हो कि लास्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव है H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये रहा CH3, यहां पे आ गया NH2 और इधर आ गया H। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब जिस पोजीशन से लीविंग ग्रुप गया था उसके साथ वाली पोजीशन पे आके जुड़ा, तो ये होती है साइन पोजीशन, ये होती है साइन पोजीशन। और जो यहां से मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा इप्सो। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस केस में ये Cl और CH3 वाले केस में जो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है वो साइन मिलेगा ओवर इप्सो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम इसको कर कैसे रहे हैं। पहले केस में मैंने क्या किया, इस केस में मैं अटैक करा रहा हूं किसका, NH3 का इस इप्सो पोजीशन पे, और दूसरे केस में मैं साइन पोजीशन पे अटैक करा रहा हूं। तो इसीलिए मेरे पास साइन ज्यादा मेजर आ रहा है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस डिपेंडेंट इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। तो मैं इसी का एक बेटर फॉर्म लेके आता हूं आपके पास। क्या मैं कह रहा हूं कि ये रहा Cl और ये रहा OCH3।
तो अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप वही NaNH2 लिया, ये नेगेटिव H को एक्सट्रैक्ट करेगा, एज अ बेस काम करेगा, और इधर मेरे पास आ गया Cl, इधर आ गया नेगेटिव, यहां पे आ गया OCH3। तो पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है, नेगेटिव को डीलोकलाइज कराओ, Cl को बाहर निकालो, उसके बाद आपके पास बन जाएगा क्या, बेंजाइन बन जाएगा। ये आ गया, चलो सर हमारे पास बेंजाइन, ये OCH3 है, और इसको स्टार मार्क कर लेते हैं ये दिखाने के लिए कि इस कार्बन से मेरे पास लीविंग ग्रुप गया है। अब अगेन दो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मीडियम में NH2 है या NH3 है वो अटैक करे। तो पहले केस में मैं उसी कार्बन पे करा रहा हूं जहां से लीविंग ग्रुप बाहर गया था, मतलब ये NH3 का अटैक मैंने इधर ही करा दिया। तो जब मैं इधर अटैक कराऊंगा तो ये आ गया NH3 पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे OCH3। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास कि मैं NH3 का अटैक यहां कराऊं प्लस, यहां पे माइनस, और यहां पे OCH3। तो अब आप देखो कि आपके पास दो केसेस बन रहे हैं। अब दोबारा इंडक्टिव लगाओ, OCH3 माइनस आई दिखाता है, OCH3 माइनस आई दिखाता है। अब अगेन डिस्टेंस डिपेंडेंट है, नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए, तो जितना पास वो होगा उतना बढ़िया है, और पास कहां है, इस केस में है। तो इसीलिए अब मेरे पास ये वाला केस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अब NH3 ने कहां अटैक किया, अब NH3 ने इप्सो पोजीशन पे अटैक किया। तो इसीलिए जब मैं यहां से इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये आ गया NH2, यहां पे आ गया OCH3, जो कि क्या है, ये है एक इप्सो प्रोडक्ट। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं, अब साइन में आपको बना के नहीं दिखा रहा, आप चलो देख लो यहां पे, वैसे तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ये आ गया OCH3 और इधर आ गया NH2, ये क्या है, ये है साइन। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पे अटैक कर रहा है। तो अब आपको यहां से क्या कंक्लूड करने के लिए मिला कि अगर आपके पास Cl और OCH3 का केस है तो वहां पे इप्सो विल बी मेजर देन साइन। तो पहले केस में हमारे पास साइन मेजर आया, दूसरे केस में इप्सो मेजर आया। तो आपको यहां से पता चला होगा कि फिक्स नहीं है कि हमेशा क्या मेजर आने वाला है, ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये थी बेंजाइन मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, 443 केल्विन पे अगर आपको दे रखा है तो 443 केल्विन पे आप क्या करोगे, आप यहां रिप्लेस कर दोगे Cl को किससे, OH से। सिमिलरली जब आप यहां करोगे, अब आपके पास NO2 है और आपके पास टेम्परेचर भी कैसा आ गया है, थोड़ा सा कम आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली OH से रिप्लेस कर देना है, बट टेम्परेचर कम लगेगा। अब नेक्स्ट देखो, अब आपके पास यहां पे दो NO2 है तो Cl को OH से रिप्लेस करना है, बट वो टेम्परेचर कंडीशन उन्हें दे दी। लास्ट वाला देखो, अब आपके पास NH2 है तो NH2 क्या करेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और जब ये बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो उस केस में आपको जो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा वो ये मिलने वाला है। ये देखो आपके पास Br की जगह NH2 आएगा, जो कि देखने में तो लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, बट क्योंकि आप मैकेनिज्म पीछे पढ़ के आ चुके हो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। तो आपको चीजें रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। अगर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन और आपको कराऊं जो कि PYQ में भी पूछा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, कि सपोज एक मैंने ले लिया सिर्फ Cl, एक मैंने ले लिया Cl और NO2, एक हमने ले लिया Cl NO2, और यहां पे दो रख लेते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, और एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिस केस में मेरे पास तीनों पोजीशन पे NO2 प्रेजेंट है। चलो तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे SnAr की रिएक्टिविटी बतानी है। देखो ऑप्शन नंबर डी में तीन NO2 रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे होंगे तो D की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पे दो NO2 है तो बेटर रिएक्टिविटी B की, फिर यहाँ पे सिर्फ -I लग रहा है, बट ठीक है NO2 है ना,
एटलीस्ट वो रिंग को डिस्टेबलाइज कर रहा है। हमारे को तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निकालनी है और वो माइनस आई तो लगाएगा कम से कम, यहां तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए पहले आ गया C, फिर लास्ट में आ गया आपके पास A। तो ये तरीका था, यह आपका जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने SNAR का मैकेनिज्म यहां पे यूज किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हम फाइनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है केमिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर जो बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो कैसे अप्लाई होने वाला है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।